हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल इन्वेस्टमेंट क्लासेज डुमरांव पर। आज मैं आपको टेंस से रिलेटेड ट्रांसलेशन बताने वाला हूं, जो कि बिल्कुल बेसिक से आपको मैं एडवांस तक आपको बताऊंगा। ये उन सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, उन सब बच्चों के लिए जो हाई स्कूल में जाने वाले हैं या अभी 7-8 क्लास में पढ़ते हैं, 6 क्लास में पढ़ते हैं, या वैसे लोग जिनका बेसिक थोड़ा सा वीक है और उनको इंग्लिश सीखने में काफ़ी कठिनाई हो रही है, वैसे लोग इन वीडियो को देख सकते हैं और यहाँ से इंग्लिश सीखने का प्रयास कर सकते हैं। अगर इसमें आपको फिर भी समस्या हो रही है समझने में, तो आपके लिए मेरा कमेंट सेक्शन हमेशा खुला है। आप मेरे वीडियो पर कमेंट कीजिएगा, मैं आपको और क्लियर करूँगा। तो मैं आज टेंस का ट्रांसलेशन शुरू करने वाला हूँ। टेंस में हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो टेंस हमारे होते हैं 3 प्रकार के। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। लगभग सभी लोगों को ये चीज़ें पता होती होंगी कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस, जिसको कि हिंदी में वर्तमान काल, मैं दोनों भाषा इस्तेमाल कर सकता हूँ, हिंदी भी इंग्लिश भी, ताकि सभी लोग इसको समझ सकें। पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल, और फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्यत काल। 3 प्रकार के टेंस होते हैं और इन तीनों प्रकार के 4 प्रकार होते हैं। इन तीनों प्रकार के 4 प्रकार होते हैं। इनकी पहला होता है सिंपल टेंस। इन तीनों के 4 प्रकार, यानी कि सिंपल टेंस, फिर होता है कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बस सब में प्रेजेंट लगा होता है तो इसको हम लोग इंडेफिनिट बोलते हैं। लिख देता हूँ नाम, इंडेफिनिट टेंस। इसको इम्परफेक्ट भी बोला जाता है। यानी कि सीधे से होता क्या है कि आपको 3 टेंस तो होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और इन तीनों के 4-4 प्रकार होते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ क्या कि जैसे यहाँ पर सिंपल टेंस कहने वाला सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, सिंपल पास्ट टेंस होता है, फिर सिंपल फ्यूचर टेंस होता है, या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। उसी तरह इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस और फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। तीसरा हमारा होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चौथा में होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी तीनों टेंस के 4-4 प्रकार होते हैं और हमें इन्हीं का बारी बारी से ट्रांसलेशन पढ़ना है कि आखिर में जो इन टेंस में हिंदी के वाक्य होते हैं उनको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, या इनमें जो इंग्लिश के वाक्य होते हैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट कैसे करेंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, सीबीएसई बोर्ड वाले खासकर, कि वो लोग इंग्लिश को हिंदी नहीं कर पाते हैं, या बिहार बोर्ड कुछ वैसे बच्चे ऐसे होते हैं जो हिंदी से इंग्लिश तो आसानी से कर लेते हैं, लेकिन इंग्लिश से हिंदी नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग दोनों मीडियम को कोशिश करेंगे सीखने का, ताकि आप इंग्लिश को भी हिंदी में पढ़कर समझ सकें और हिंदी को भी इंग्लिश में कर सकें। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला टेंस यानी कि प्रेजेंट टेंस का पहला टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ।
जैसे वो चीज़ें क्या है, एक टेबल मैं आपके सामने बना रहा हूँ, टेबल को आप देखिएगा ध्यान से। एक तरफ होता है पर्सन, एक तरफ पर्सन, एक तरफ होता है पर्सन, पर्सन यानी कि पुरुष, इंग्लिश में पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा फर्स्ट पर्सन, फिर होता है सेकंड पर्सन, फिर होता है थर्ड पर्सन। सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और इधर होता है सिंगुलर, सिंगुलर नंबर, और इधर होता है प्लूरल नंबर। ये जो प्रोनाउन होते हैं उनको बांटा गया है, इन चीज़ों में बांटा जाता है, प्रोनाउन को पर्सन के अनुसार बांटा गया है। तो जो हमारा जो पर्सन अगर फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर में जो प्रोनाउन होता है वो होता है आई। जो प्रोनाउन होता है वो क्या होता है, आई। आई मतलब होता है मैं। बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो और छोटा से छोटा बच्चा भी इसको समझने बिल्कुल समझ सके। यहाँ पर होता है वी यानी कि मैं। वी मतलब हम या हम लोग या हम सब, जो भी कहिए आप। सेकेंड पर्सन यहाँ पर होता है यू, मतलब तुम या आप। और सेकेंड पर्सन के प्लूरल नंबर में होता है, यहाँ पर भी होता है यू यानी कि तुम लोग, तुम सब, आप लोग या आप सब, आप सब। तो सेकेंड पर्सन के प्लूरल नंबर में ये होता है। थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बहुत ही समझने वाली बात है। थर्ड पर्सन में पहले आता है हमारा एक मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन, पहले आता है मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन। और इसके लिए जो प्रोनाउन आता है मैस्कुलिन के लिए प्रोनाउन, वो होता है ही यानी कि वह, यानी कि जब, यानी कि पुरुष के लिए, यानी जब कोई पुरुष जाति का हो तो उसके लिए ही का प्रयोग होता है, और इसका हिंदी होता है वह। फिर आता है फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर यानी कि स्त्रीलिंग। जब स्त्री की बात हो तो उसके लिए सी होता है, इसका ही मतलब होता है वह। ठीक, उसके बाद हमारा आता है, सी के बाद आता है हमारा न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर इसके लिए होता है इट। इट मतलब यह हुआ, जो भी कहिए, यह भी होता है वह भी आप बोल सकते हैं। ये नपुंसक लिंग के लिए होता है, नपुंसक लिंग के लिए ये होता है। और इसके अलावा कोई नाउन, कोई नाम आ गया, नेम, जैसे कि राम, सीता, जो भी हो, ये सारे हमारे क्या होते हैं, ये सारे हमारे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के होते हैं। तो कोई भी नाम, राम, सीता या अन्य कोई भी नाम, मोहन, आपका अपना नाम हो गया, आपके मम्मी पापा, भाई बहन, दोस्त, सबका नाम, वो सारे हमारे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के मैस्कुलिन जेंडर में, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आते हैं। ये सारे हमारे जो प्रोनाउन होते हैं या नाउन होते हैं। और इसका जो हमारा प्लूरल होता है, प्लूरल में होता है दे, किसी भी जेंडर का हो, वो चाहे मैस्कुलिन हो, फेमिनिन हो या न्यूटर हो या कोई भी जेंडर हो, और वहाँ पर सिर्फ एक ही होता है और वो होता है दे। इसका मतलब होता है वे लोग, वे सब, ठीक ना, ठीक, दे होता है। या जब एक से अधिक नाम आ जाएं, जैसे
जैसे राम एंड श्याम। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 2 लोग आ गए, राम और श्याम, तो दोनों के लिए। सीता एंड मोहन, सीता और मोहन आ गए, 2 लोग हो गए। तो ये सारे हमारे थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में आते हैं, ठीक ना। इनका जानना बहुत ही ज़रूरी था हमारे टेंस पढ़ने के लिए। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कौन फर्स्ट पर्सन में होता है, कौन सेकंड पर्सन में होता है और कौन थर्ड पर्सन में होता है, और कौन प्लूरल है और कौन सिंगुलर है। इन्हीं के आधार पर हम सारे आगे पढ़ेंगे। चलिए, तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं अपने पहले टेंस की तरफ। उससे पहले स्याही डाल लिया जाए, पहले कम हो गया स्याही। तो आइए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं अपना सबसे पहला टेंस, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस ये हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि हम लोग मेनली 3 तरह के वाक्य ये पढ़ेंगे। मेनली 3 तरह के वाक्य पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको कि सकारात्मक दूसरा पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस, यानी कि नकारात्मक, और तीसरा पढ़ेंगे क्या, इंट्रोगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक। ठीक, प्रश्नवाचक। ये 3 तरह के वाक्य हम लोग इसमें पढ़ेंगे। कुछ बातें आपको याद दिला दूं कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस होता है, जो अफर्मेटिव और नेगेटिव होता है, उनके लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। अफर्मेटिव और नेगेटिव का लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग होता है, और जो प्रश्नवाचक होता है उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होता है। उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होता है। ठीक, निगेटिव में क्या होता है, निगेटिव में ध्यान देना है हमेशा के लिए, एकदम निगेटिव में ध्यान दीजिएगा हमेशा। निगेटिव में होता क्या है, निगेटिव में कि जो हमारा नॉट होता है, निगेटिव वाक्यों में नॉट का प्रयोग होता है, ठीक ना। निगेटिव वाक्यों में नॉट का प्रयोग होता है, और ये नॉट क्या होता है, नॉट हमेशा ऑक्सिलियरी वर्ब के बाद आता है। क्या होता है, ऑक्सिलियरी वर्ब, यानी कि सहायक क्रिया के बाद आता है। नॉट हमेशा कहाँ पर आता है, तो सहायक क्रिया के बाद आता है। सहायक क्रिया के बाद आता है, एकदम बिल्कुल ध्यान रखिए एकदम कि नॉट कहाँ आएगा, जब भी सहायक क्रिया के बाद आएगा। कभी भी नॉट का प्रयोग सहायक क्रिया के पहले हम लोग नहीं कर सकते हैं, एकदम अनिवार्य है ये चीज़ आपको एकदम ध्यान रखना है कि नॉट का प्रयोग जब भी होगा कहाँ होगा, सहायक क्रिया के बाद होगा, यानी कि ऑक्सिलियरी वर्ब के बाद होगा। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस थोड़ा सा इसमें तो हम बता दिए पहले ही कि प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है, इंट्रोगेटिव मार्क लगा होता है, और इसमें जो सहायक क्रिया होती है, यानी जो ऑक्सिलियरी वर्ब होता है ना, इसमें जो ऑक्सिलियरी वर्ब होता है, ऑक्सिलियरी वर्ब वो क्या होता है, सब्जेक्ट के पहले होता है, ठीक ना, सब्जेक्ट के पहले होता है। ऑक्सिलियरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले होते हैं। जो सहायक क्रिया यहाँ पर क्या होता है कि जो सहायक क्रिया के बाद नॉट आता है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है, और ऑक्सिलियरी वर्ब क्या होता है, उस सब्जेक्ट के पहले आता है। और जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे, प्रश्नवाचक वाक्य होंगे, वहाँ पर जो ऑक्सिलियरी वर्ब होगा, जो सहायक क्रिया होगी, वो हमेशा सब्जेक्ट के पहले आएगी, हमेशा सब्जेक्ट के पहले आएगी, सब्जेक्ट के पहले आएगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। सब्जेक्ट है जिसको हम लोग करता, ठीक। तो ये 3 तरह के वाक्य हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं।
लेकिन उसके पहले एक चीज़ और बता दूँ आपको कि आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता किसे कहते हैं, ठीक ना। वर्ब भी आपको पता होना चाहिए कि क्रिया किसे कहते हैं। और तीसरा चीज़ कि ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म। कर्ता क्या होता है, क्रिया क्या होती है और कर्म क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो जैसा सुन लीजिए इसके बारे में, ये होता क्या है। सब्जेक्ट जो किसी वाक्य में क्रिया का संपादन करता है, जो किसी वाक्य में क्रिया का संपादन करता है वो कर्ता होता है। यानी कि सिंपली अगर हम कहें, एग्जांपल दे आपको, जैसे मैं आम खाता हूँ, तो इसमें जो खाने का काम हो रहा है, खाना, मैं आम खाता हूँ, आम को खाया जाता है ना, तो जो खाने का काम हो रहा है वो कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ। यानी कि वहाँ पर जो मैं है वो सब्जेक्ट है। मैं पढ़ाता हूँ, तो पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, तो मैं क्या हूँ, वहाँ पर सब्जेक्ट हूँ, मैं सब्जेक्ट है वहाँ पर। फिर से अगर हम लोग बात करें वर्ब, तो जो जिस चीज़ से करने या होने का बोध हो, जिस शब्द से करने या होने का बोध हो उसे वर्ब कहते हैं या क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से करने या होने का बोध हो। सिंपली अगर हम लोग कहें कि मैं आम खाता हूँ, जो मैंने एग्जांपल दिया था, उसमें कौन सा काम हो रहा है, काम हो रहा है किस चीज़ का, खाने का, तो खाना वहाँ पर वर्ब है। मैं पढ़ाता हूँ, कौन सा काम हो रहा है, पढ़ाने का, पढ़ाना वर्ब है। ऑब्जेक्ट यानी कर्म, कर्म क्या होता है, तो क्रिया के होने का प्रभाव जिस पर पड़ता है, क्रिया के होने का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं या ऑब्जेक्ट कहते हैं। ध्यान समझिएगा, क्रिया के होने का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं या ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मैं आम खाता हूँ, तो मेरे जो क्रिया क्या हो रही है, खाने की, मैं तो कर रहा हूँ, क्रिया कौन सी हो रही है, खाने की, तो खाने का प्रभाव किस पर पड़ेगा, जाहिर सी बात है आम पर पड़ेगा। पहले आम बड़ा सा लेंगे और जब उसको खाना शुरू करें तो खाते 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 लास्ट में कल गुठली बचेगी ना। यानी कि यहाँ पर आम क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ या मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, यानी कि कौन सा काम हो रहा है, पढ़ाने का, किस पर हो रहा है, यानी कि पढ़ाने का प्रभाव किस पर पड़ेगा, आप लोगों पर पड़ेगा ना, तुम लोगों पर पड़ेगा, क्योंकि तुम लोग पढ़ोगे तो तुम लोग ज्ञानी बन जाओगे। तो यानी कि मेरे पढ़ाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, तुम लोगों पर, तो यहाँ पर तुम लोग ऑब्जेक्ट हो, तुम्हें यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो ध्यान समझ लेते हैं, हमने यहाँ पर थोड़ा सा मैं एग्जांपल लिख भी देता हूँ, आप लोग समझ लीजिए इसको। मैं आम खाता हूँ, ठीक, तो यहाँ पर मैं क्या है, सब्जेक्ट है। इसी एग्जांपल को एक एग्जांपल देखते हैं, ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये खाना वर्ब, और ये जो आम है मैंगो, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। मैं इसको सब्जेक्ट को एस ओ बी लिखूँगा, वर्ब को भी लिखूँगा और ऑब्जेक्ट को ओ बी जेड लिखूँगा, ठीक है। पढ़ने के लिए मैं इसको ऐसे ही लिखने वाला हूँ, पूरा मैं कभी शायद ही लिखूँ। और उसी तरह मैं जो यहाँ पर अफर्मेटिव होगा, अफर्मेटिव को मैं ए डबल एफ लिखूँगा, ठीक, और निगेटिव को एन ई जी लिखूँगा और इंट्रोगेटिव को आई एन टी लिखूँगा। आपको इतना ही समझना होगा कि ये जो मैंने लिख दिया मतलब कि इंट्रोगेटिव है, एन ई जी लिखा निगेटिव है, और ए डबल एफ लिख दिया मतलब कि अफर्मेटिव है। तो ये चीज़ें मैं लिखूँगा, ठीक है। चलिए, तो फाइनली अब हम लोग अपने जो हमारा मुख्य उद्देश्य है इस वीडियो बनाने का, उस पर मैं आता हूँ और आपको मैं बताता हूँ कि कैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, क्या नियम होता है, कैसे हम लोग गलती करने से बच सकते हैं। ये बिल्कुल ही आसान है, आपको सिर्फ एक बार देखना है ध्यान से और आप उसको बिल्कुल समझ जाएंगे, कोई समस्या आपको नहीं होगी। और अगर समस्या आपको होती है तो हमारा कमेंट बॉक्स खुला है, आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए कि सर हमको ये चीज़ समझ में नहीं आया, मैं आपको दोबारा बताऊंगा, दोबारा भी नहीं आया तीसरी बार बताऊंगा, लेकिन आपको समझ में ज़रूर आएगा, इतना मेरी गारंटी है। चलिए तो आते हैं सबसे पहले कि सिंपल प्रेजेंट टेंस।
सामान्य वर्तमान काल। अगर बात करें कि हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कोई वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, कैसे पहचानेंगे कोई वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। मैं अगर कोई भी वाक्य लिखता हूँ तो कैसे पता, कोई तरीका होना चाहिए ना पता करने का। तो पहले हम बात करते हैं पहचान, कि पहचानेंगे कैसी कोई वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। पहचान क्या होता है? पहचान बहुत ही सरल भाषा में आपको लिखूंगा पहचान क्या होता है। तो पहचान में लिखेंगे कि जब क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में क्या हो, क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि लगा रहे हैं। क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि लगा रहे। क्या लगा रहे हैं? क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में क्या लगा रहे हैं? ता है, ती है, ते हैं, ये सब लगा रहे हैं। तो हम लोग कहेंगे कि वह वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। कहेंगे ना वह वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। अब कोई हमसे यह क्वेश्चन कर सकता है, सर जरा ये बताइए कि वह तोता है। सर वह तोता है, इसके लास्ट में ता है ना, लास्ट में ता है, क्या ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में है? तो हम कहेंगे नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं है। पूछेगा सर क्यों नहीं है? तो सर इसलिए नहीं है क्योंकि वह तोता है। मैंने क्या बोला इसमें पहचान में कि क्रिया के अंत में। अब जरा बताइए तोता क्या ये क्रिया है? तोता पैरट क्रिया है? नहीं, पैरट एक नाउन है, पैरट एक नाउन है। तो जब इसके लास्ट में ता लगा तो उससे हमको तो मतलब ही नहीं है। हमें तब मतलब रखना है जब क्रिया के अंत में लगा हो, यानी जैसे खाना पीना, रोना धोना, हंसना गाना नाचना, इनमें जब ता लगा हो लास्ट में, ता है, ती है, तो हम कहेंगे कि वह क्या है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो पहचान हमारा इस प्रकार होता है। पहचान हम देख लिए और आप बिल्कुल ध्यान कर लीजिए इस चीज़ को कि जब क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं ये सब लगा रहेगा तो हम लोग कहेंगे कि वह वाक्य क्या है, तो वह वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। चलिए बनाने का तरीका क्या होता है? तो बनाने का तरीका यानी हम जानेंगे स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, ठीक ना। बनाने का तरीका मैं लिखता हूँ यहाँ पर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर देखिए पूरा स्पेलिंग ये होता है स्ट्रक्चर, यानी कि बनावट, यानी कि वाक्य की बनावट किस प्रकार होगी, ठीक ना। वाक्य की बनावट किस प्रकार होगी, मैं इस पर अब बात करने वाला हूँ कि कैसे वाक्य को बनाएंगे, वाक्य में क्या क्या होगा और किस तरीके से होगा, वर्ब का कौन सा रूप होगा, सब्जेक्ट किस प्रकार का होगा, ठीक ना। इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने पहले ही बताया कि 3 तरह के वाक्यों को हम लोग पढ़ने वाला है। तो पहला तरीका, पहला वाक्य हमारा क्या बताए थे कि मैंने बताया था पहला वाक्य हमारा होगा अफर्मेटिव सेंटेंस। पहला मैंने बताया कि हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, बताया ना, अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। हम कहेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे तो ज़रा बताइए कि अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सीखें ना। अब भाई घर बनाना है तो नक्शा बनाएंगे तब तो सीखेंगे ना कि घर कैसे बनेगा, कि डायरेक्ट ईंट जोड़ना शुरू कर देंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं करेंगे हम लोग। पहले हम लोग उसका नक्शा बनवाएंगे। तो पहले मैं कैसे वाक्य को ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, मैं इसका पहले नक्शा बनाता हूँ, मैपिंग कर रहा हूँ अब यहाँ पर, देखिए क्या क्या पहले लिखना है क्या बाद में लिखना है, मैं वो पहले आपको बता रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको एग्जांपल्स बताऊँगा कि कैसे हम लोग उसको बनाएंगे और कैसे घर बना के उसमें रहेंगे, उसको अपने लायक बनाएंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद होता है V1 या V5, सब्जेक्ट के बाद होता है V1 या V5, उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट, V1 या V5 उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर V1 या V5 लिखना है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। क्लियर। फिर जब दूसरा हमारा होगा निगेटिव, निगेटिव, निगेटिव यानी कि इस वाक्य में क्या आएगा, नॉट आएगा। ये तो पक्की बात है कि नॉट आने वाला है, और जब नॉट आने वाला है तो नॉट किसके साथ आएगा जी, अभी बताया ना पहले, कुछ देर पहले हमने बताया था, नॉट किसके साथ आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब के साथ। नॉट किसके साथ आएगा, सहायक क्रिया, या बोले तो ऑक्सिलरी वर्ब के साथ आएगा। तो इसमें ऑक्सिलरी वर्ब होना चाहिए ना, हमने तो यहाँ पर सीधे वर्ब लिखा है, ऑक्सिलरी वर्ब तो मैंने लिखा ही नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है वो होता है डू या डज, डू या डज।
उसके बाद लिखेंगे नॉट, उसके बाद लिखेंगे हम वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में फुल स्टॉप, ठीक ना। अब ज़्यादा ध्यान देंगे, और जो यहाँ पर डू डज लिखे ना, डू डज प्लस नॉट, इसको हम लोग डोंट या डजंट भी लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं है, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। ये बिल्कुल आप लोग ध्यान कर लीजिएगा इस चीज़ को कि डू नॉट और डज नॉट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन जहाँ पर डू डज नॉट लिखेंगे वहाँ पर डोंट या डजंट भी लिख देंगे, वो भी हमारा सही होगा। तीसरा जो हमारा आता है यहाँ पर वो होता है इंट्रोगेटिव। वो क्या होगा हमारा इंट्रोगेटिव। देखिए इंट्रोगेटिव में दो तरीके से वाक्य होते हैं। एक तो ऐसा वाक्य होगा जब आपको क्या जो शब्द होगा, जो क्या शब्द होता है ना, क्या ये वाक्य के शुरू में लगा होगा। जब हम एग्जाम्पल बनाएंगे तो देखेंगे वहाँ पर अच्छे से कि जब ये शब्द होगा क्या होगा, वाक्य के शुरू में लगा होगा, तो उसको बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। और जब एक ये शब्द हैं ये बीच में जब आएंगे तो कैसे बनाएंगे वो भी हम देखेंगे। तो जब ऐसा हो कि जब ये शुरू में हो, तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं ऑक्सिलियरी वर्ब। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ऑक्सिलियरी वर्ब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ऑक्सिलियरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद अब ऑक्सिलियरी वर्ब छोड़िए, इसको ऐसे हम लिखते हैं डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये पहला चीज़ होगा हमारा। इसी में अगर दूसरा चीज़ कि अगर कहें कि सर अगर ऐसे वाक्य में नॉट आ गया तो क्या करेंगे, यानी कि अगर आप कहिए कि सर मान लीजिए अब तो ठीक है आपने बता दिया कि इसमें क्वेश्चन लगा, तो कहीं सर इसमें नहीं आ गया, क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ, अगर ऐसा कुछ हो गया तो क्या करेंगे। देखो भाई करना कुछ नहीं है, बस नॉट कहाँ लगाना है, तो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद लगाना है ना। तो आप लोगों को यहाँ पर कुछ खास नहीं करना है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि नॉट को लगाइए ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ रहा है ना, ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ रहा है ना, तो यहाँ पर हम लोग नॉट सब्जेक्ट के पहले नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर नॉट सब्जेक्ट के पहले नहीं लिख सकते हैं। नियम तो कहता है कि जो नॉट होगा वो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद होगा, बाद बोला, ये नहीं बोला ठीक है बाद बोला, उसके बाद होगा, यानी कि यहाँ पर हम लोग नहीं लिख सकते हैं क्योंकि वाक्य इंट्रोगेटिव है। तो यानी कि हम सीधे सब्जेक्ट जाएंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट को लिखेंगे, उसके बाद V1 और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो आप लोगों से बहुत लोग कहेंगे कि सर आपने तभी पहले बताया कि सर कि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट होता है, मैंने बताया ना ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट होता है। आप लोग ये सर आपने पहले बताया, फिर यहाँ पर आप सब्जेक्ट के बाद लगा दिए, तो हम क्या कहेंगे कि चलो भी आपको इच्छा है कि आप यहाँ पर लगा दो, ठीक है लगा लो, लगवा देते हैं आपको। देखिए कैसे लगाएंगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना, लगा देंगे लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना क्या होगा कि यहाँ पर जो नॉट लिखेंगे हम लोग कभी भी पूरा नॉट नहीं लिख सकते हैं, कभी भी पूरा नॉट नहीं लिख सकते हैं, यानी कि डू नॉट या डज नॉट, यानी कि हम लोग यहाँ पर डू नॉट या डज नॉट ऐसा करके नहीं लिख सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। ऐसा करके हम लोग नहीं लिख सकते हैं, डू नॉट या डज नॉट करके हम लोग नहीं लिख सकते हैं। हमें जब भी लिखेंगे तो डोंट या डजंट, और उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्लियर है? तो सब कुछ देखिए, मैं ये इसको तीन तरीके, एक ही वाक्य है, इसको तीन तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, तीन तरीके से लिख सकते हैं। सॉरी, ये जो आपका ये इसमें नॉट नहीं है, ठीक ना, नॉट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो वाक्य होता है हमारा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हो गया ना, ठीक ना, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हो गया है। मैं इसको थोड़ा इंडिकेट कर देता हूँ, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, ठीक ना। तो ऐसे इसको हम लोग बनाते हैं, ठीक
ठीक ना। जब भी नॉट लिखेंगे अगर पहले लिखते हैं सब्जेक्ट के तो डोंट या डजंट लिखेंगे, डू नॉट या डज नॉट हम लोग नहीं लिखेंगे। चलिए इतना चीज़ें क्लियर हुई ना। चलिए इंट्रोगेटिव में एक और हमको मिलता है, एक और हमको मिलता है इंट्रोगेटिव में, और वो कुछ ऐसा होता है, ध्यान रखना वो भी क्या है, वो भी इंट्रोगेटिव ही है, वो भी इंट्रोगेटिव ही है। उसमें क्या मिलता है हमको कि जब जो हमारा जो क्या वाला जो यानी कि जो क्वेश्चन वाला शब्द होता है, प्रश्नवाचक जो शब्द होता है, प्रश्न सूचक शब्द, वो क्या होगा कि वो सब्जेक्ट के बाद आएगा। हिंदी में सब्जेक्ट के बाद लिखा होगा। वो चीज़ें हम एग्जाम्पल में लिखेंगे कैसे, कौन बाद में आता है, कौन पहले आता है। तो क्या होता है, तो उसके लिए हमारे पास स्ट्रक्चर जो बनता है वो ये बनता है कि सबसे पहले लिखेंगे WH वाला वर्ड, ठीक ना। जो शब्द होगा जिससे कि प्रश्न का बोध होता है, प्रश्न सूचक शब्द जो होता है उसको सबसे पहले लिखते हैं। उसके बाद क्या लिखते हैं, तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद V1 और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो सब बिल्कुल देखिए तो एकदम बिल्कुल सामान्य है, कोई इसमें इतना कठिन चीज़ नहीं है। जो मैंने लिखा है वो आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं, ठीक ना। पहला मैंने क्या लिखा कि सब्जेक्ट होगा। अफर्मेटिव में क्या होता है, सकारात्मक वाक्य होता है, तो उसमें सब्जेक्ट होता है V1 या V5, ठीक ना। अब बहुत लोग कहेंगे अब सर ये V1 या V5 क्या है। V1 और V, मैंने तो इसके पहले भी बताया नहीं आपको V1 या V5 क्या होता है। देखो जी V1 या V5 कुछ नहीं होता है, जो भी हमारा वर्ब होता है, जो भी हमारा वर्ब होता है, वर्ब होता है। वर्ब के 5 रूप होते हैं, वर्ब के 5 रूप, वर्ब के 5 रूप होते हैं। 5 रूप कौन कौन से होते हैं, तो पहला रूप में होता है V1, फिर होता है V2, V3, V4 और V5, यानी कि ये 5 तरह के रूप होते हैं। इसको हम ऐसे ही लिखा जाता है V1, V2, V3 और V5। जैसे अगर कहेंगे गो, ठीक है ना, गो का V2 होता है वेंट, ये पास्ट टेंस में हम लोग प्रयोग करते हैं। और ये होता है गॉन जो कि परफेक्ट टेंस में हम लोग प्रयोग करेंगे। ये होता है गोइंग और जो कि हम लोग कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग करेंगे। और ये होता है गोज, यानी कि जब वर्ब में क्या लग जाए, जब वर्ब में हम लोग एस या एस जोड़ते हैं, वर्ब में हम लोग एस या एस जोड़ते हैं, वर्ब नहीं कहे तो सीधे समझ में, मतलब अगर V1 में एस या एस जोड़ते हैं, क्योंकि जो हमारा वर्ब होता है, जो मूल रूप होता है वो V1 कहलाता है। और मेनली हम लोग उसी में ही एस या एस या जो भी अन्य चीज़ें जोड़ते हैं और नए शब्द हम लोग बनाते हैं मेन रूप में, मूल रूप में। तो V1 हमारा मूल रूप होता है। मूल रूप में हम लोग क्या करेंगे, एस या एस जोड़ेंगे तो हमें मिलता है V5, एस या एस जोड़ेंगे तो हमें मिलता है V5, यानी कि वर्ब का 5वां रूप। तो जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसमें 2 ही रूपों का प्रयोग होता है, एक होता है V1 और दूसरा होता है V5। तो हम लोग सिर्फ इस टेंस में 2 ही रूपों का यूज करेंगे, एक V1 का और एक V5 का। क्लियर है। बाकी चीज़ें भी हमको पढ़ना है, जो हम आगे चल के हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग इसको यूज करते हैं वाक्य में। तो हम लोग आगे वाले क्लास जानेंगे, और आगे वाले क्लास में हमको इतना नहीं बताना पड़ेगा, क्योंकि आगे बाकी चीज़ आप जान चुके रहेंगे, तो आगे वाला क्लास में आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी। ठीक, यहाँ पर हम 2 चीज़ें प्रयोग करेंगे, V1 और V5। सर कहे तो आप कहिएगा कि सर आपने बोला कि V1 और V5 का यूज होता है, यहाँ पर तो ठीक है आपने लिखा V1 या V5, यहाँ पर सर V1 V5 कहाँ है, आपने सिर्फ V1 लिखा है, V5 यहाँ पर नहीं होता है। तो हम कहेंगे कि एकदम होता है, क्या नहीं होता है, V1 V5 तो होना ही इसमें हर एक जगह। अब देखिए यहाँ पर डू जो है ये V1 है और ये V5 है। अब आपको यहाँ पर V1 लिखा गया, वहाँ पर सिर्फ V1 होगा। अब जो आपका V1 V5 होना था वो यहाँ पर हो रहा है, V1 वो V1 ही रहेगा। और यहाँ से एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, यहाँ से कि हमेशा याद रखिएगा क्या, कि डू और डज, ठीक है ना, डू और डज के बाद, ठीक है ना, डू और डज के बाद जब वर्ब आएगा, ठीक ना, ठीक ना, डू या डज के बाद जो वर्ब आएगा वो V1 होता है, ठीक ना। डू या डज के बाद जो वर्ब आता है वो V1 होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, याद रखना है कि डू या डज के बाद V1 होता है। ठीक, तो अब सर आप लोग ये कहिएगा कि सर ठीक है V1 V5 का यूज तो हो गया, तो अब जरा ये बताइए कि कब V1 लगाना है, कब V5 लगाना है।
बात तो बनती है क्या कि ठीक है भाई V1 और V5 यूज करेंगे, लेकिन कब, किसके साथ V1 लगाएंगे और कब V5 लगाएंगे, तो मैं बताता हूँ आपको कहाँ पर लगाना है। तो चलिए आते हैं जरा सा, फिर अभी इधर ही रहते हैं, एग्जाम्पल बाद में देखेंगे, पहले समझ लेते हैं इन चीज़ों को। देखिए अभी मैंने कुछ देर पहले आपको वीडियो में बताया कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और उसमें सिंगुलर और प्लूरल बताया। तो हम बात करेंगे, अगर मैं आपसे कहूँ कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में क्या आता है। अगर आपने वीडियो पहले देखा है तब तो बताइएगा, नहीं देखा है जाके देखिए, नहीं देखा तब जाके देखिए, मैं तो बता ही दूंगा, लेकिन फिर भी अगर आप एक बार वहाँ पर अच्छे से देख लें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में होता है आई। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में होता है आई, ठीक। या सीधे से मैं लिखूं, मैं सीधे से लिखूंगा, फर्स्ट पर्सन में होता है, फर्स्ट पर्सन अगर है फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन के साथ होता है V1, फर्स्ट पर्सन के साथ V1। अब आपको याद रखना है कि फर्स्ट पर्सन में क्या होता है। अब फर्स्ट पर्सन में कौन कौन सा प्रोनाउन होता है वो आपको याद रखना है। फिर आता है सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन में होता है V1, सेकेंड पर्सन में होता है V1। उसके बाद आता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन मैंने आपको दो चीज़ें बताई, तीनों में मैंने दो चीज़ें बताई, एक सिंगुलर और एक प्लूरल, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। इनके सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, थर्ड पर्सन में सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ठीक ना, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, यहाँ पर हमेशा V1 ही होता है। सिंगुलर हो या प्लूरल हो, यहाँ पर हमेशा क्या होगा, V1 ही होता है, वर्ब का पहला रूप प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर थर्ड पर्सन में हुआ तो थर्ड पर्सन अगर सिंगुलर नंबर है तो वहाँ पर होता है V5। थर्ड पर्सन का अगर सिंगुलर नंबर है तो V5, या अगर डू या डज में से प्रयोग करना पड़ेगा, डू या डज में से, तो होगा डज। डू या डज में से प्रयोग करना पड़ा तो डू या, तो यहाँ पर क्या होगा डज। और जब प्लूरल होगा तो V1 या डू। क्लियर? तो मैंने सब चीज़ आपको स्पष्ट तरीके से पूरे बोर्ड पर मैंने लिख दिया है, कहाँ पर क्या क्या होने वाला है। V1 V5 कहाँ होता है मैंने बता दिया कि V1 क्या होता है, V5 क्या होता है। V1 V5 यूज़ कहाँ होता है तो मैंने बताया कि जब फर्स्ट पर्सन हो तो V1, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उससे मतलब नहीं है हमको। सेकेंड पर्सन हो तो V1, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हमको उससे मतलब नहीं है। थर्ड पर्सन हो तो सिंगुलर होगा तो थर्ड पर्सन में सिंगुलर अगर होगा तो V5 या डज, और प्लूरल होगा तो V1 या डू। ठीक, आपको याद होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन में क्या होता है तो आई और वी होता है। सेकेंड पर्सन में क्या होता है, ठीक ना, आई और वी होता है। सेकेंड पर्सन में यू होता है, यहाँ पर भी यू होता है। थर्ड पर्सन में क्या होता है तो ही, सी, इट, या कोई नेम, या कोई नेम। और प्लूरल में क्या होता है दे, या दो लोग, ठीक ना, या रामायण श्याम जो भी हो, और रामायण मोहन सीता जो भी हो हमारा वो होता है। तो ये चीज़ें हमें जाननी थी एग्जाम्पल से पहले। अब आइए हम आपको लिए चलते हैं एग्जाम्पल पर, देखते हैं कि एग्जाम्पल्स कैसे बनते हैं ऐसे वाक्यों का, यानी कि जो वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में होते हैं उन वाक्यों को हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं, आइए जानते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अगर आपको और भी आगे वीडियो चाहिए इनसे रिलेटेड, आप चाहते हैं कि मैं आगे और आपको बताऊं, अगर आपको डाउट्स क्लियर हो रहे हैं यहाँ पर, आप इसको समझ रहे हैं, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, अपने छोटे भाई बहन जो भी हैं उनके साथ शेयर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि मैं आगे और अच्छे से आपके लिए वीडियो ला सकूं। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है इससे रिलेटेड, और मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको पसंद
इसको समर्थन दें, आप पसंद करें, कमेंट करें मेरे वीडियो पर। अगर आपको कोई चीज़ ख़राब भी लगता है, मेरा कोई तरीका ख़राब लगता है, तब उसको लिखिए मेरे कमेंट में कि हाँ सर आपने ये ख़राब बताया, आप ऐसे बता सकते थे। आप बिल्कुल कमेंट में कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते। तो आप कीजिए कमेंट में, अच्छा लगे तो भी कीजिए, बुरा लगे तो भी कीजिए, ताकि हम अपने आप को सुधार सकें और आपके लिए और बेहतर तरीके से आएँ, ताकि जो हमारा जो आप लोग हैं, आप लोग और बेहतर हो सकें। सभी लोग जानते हैं कि इंग्लिश आज के समय में इंग्लिश का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। शुरुआती दौर में हम अंग्रेजी को उतना सीरियसली नहीं लेते हैं, गंभीरता से नहीं लेते हैं, क्योंकि बेसिकली जो हमारा बिहार बोर्ड होता है उसमें होता क्या है कि 10th तक इंग्लिश कंपलसरी नहीं होता है, क्योंकि 10th में इंग्लिश का मार्क्स जुड़े या ना जुड़े कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बहुत लोग सोचते हैं कि अरे यार जब मार्क्स जुटेगा नहीं तो पढ़ के क्या करना है। लेकिन वही जब हम लोग 12th के बाद जाते हैं तो इंग्लिश का बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। और अभी तो फ़िलहाल नई शिक्षा नीति आ गई है, तो उसमें हुआ क्या है कि 12th और 10th का झंझट ही ख़त्म होने वाला है। लेकिन आपका जो इंग्लिश का एजुकेशन है, शुरुआती 5 साल तो आपको हिंदी भाषा या आपको जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें आपको भाषा का ज्ञान दिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आगे चलकर आपको इंग्लिश का महत्व मिलेगा, क्योंकि आजकल इंग्लिश में जो भी साइंस की टेक्नोलॉजी की भाषा है वो इंग्लिश ही है। आप कंप्यूटर चलाइए, मोबाइल चलाइए, बेसिक जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। वो अलग बात है अब हिंदी में भी मिल रहे हैं आपको, लेकिन इंग्लिश आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप लोग जो भी हमारे बड़े भाई लोग हैं जो कि खुद इंग्लिश नहीं जानने की वजह से झेल रहे हैं, अपने छोटे भाई बहन जो भी हैं उनको ना झेलवाइए और उनको बताइए कि हाँ इंग्लिश पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और वो लोग यहाँ से बिल्कुल ही इंग्लिश सीख सकते हैं। मैं उनको बिल्कुल सिखा दूँगा, इतना मैं गारंटी देता हूँ। बशर्ते कि आप मुझे समर्थन दीजिए, आप मुझे सपोर्ट कीजिए। तो चलिए अब मैं आपको ले चलता हूँ एग्जाम्पल्स की तरफ। देखते हैं हम अपना एग्जाम्पल कैसे कैसे वाक्य इसमें बना सकते हैं, हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे उनको वाक्यों को। चलिए सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव जैसे मैं बोलूँ कि मैं अंग्रेज़ी पढ़ाता हूँ। मैं अंग्रेज़ी पढ़ाता हूँ। मैंने एक वाक्य लिखा मैं अंग्रेज़ी पढ़ाता हूँ। अब जब मैंने वाक्य मैं अंग्रेज़ी पढ़ाता हूँ तो सबसे पहला चीज़ कि आपको इसको ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले आपको जानना है कि ये वाक्य किस टेंस में है। सबसे पहला काम आपको जानना है कि ये वाक्य किस टेंस में है। तो आप बता सकते हैं किस टेंस में है। तो आप जब रूल पढ़िए, रूल अगर आपने मेरा वीडियो देखा तो आपको मैं शुरू में ही बताया कि जब क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ये सबसे पहले हमें क्रिया के अंत में देखना है, वाक्य के अंत में देखना है कि वाक्य के अंत में है क्या। तो मैं जब वाक्य के अंत में गया तो देख रहा मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, ता हूँ, यानी कि ये जो पढ़ाना क्रिया थी और इस क्रिया में दी गया हमको ता हूँ, क्रिया के अंत में दी गया हमको क्या कि ता हूँ, ठीक ना। उसमें लिखा नहीं गया है, वो ता हूँ होता है, ध्यान रखिएगा। ता है, ती है, ते हैं, आप लिख भी लीजिए ता हूँ, ठीक, TC। तो मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो अब यहाँ पर क्रिया के अंत में हमको दी गया कि ता हूँ, यानी कि हम तो ये समझ गए कि वाक्य हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। और जब वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। उसके बाद दूसरा चीज़ हम क्या देखेंगे, वाक्य कैसा है, इंट्रोगेटिव है, अफर्मेटिव है या निगेटिव है। हमने देखा कि इस वाक्य में क्वेश्चन मार्क तो है नहीं, यानी कि इंट्रोगेटिव तो है नहीं। अब नॉट है, नहीं तो नहीं दिख रहा है, यानी कि ये निगेटिव भी नहीं है, यानी कि बच्चा क्या अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, अफर्मेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है बताया था मैंने कुछ देर पहले, जो क्रिया को संपादित करता है, जो क्रिया को करता है वो करता होता है। यानी मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, यहाँ पर पढ़ाने का काम हो रहा है, तो पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ ना। तो मैं यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, और पढ़ाना वर्ब क्या है, पढ़ाना, ये वर्ब है हमारा, और पढ़ाने का प्रभाव किस पर पड़ेगा, अंग्रेजी पर, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट। अब बनाते हैं, तो मैं का क्या होगा, मैं पहले बताया कि आई। अब आई के साथ मैंने आपको बताया V1 या V5, मैं आपको बताया ना V1 या V, दो ही यूज करना है, या तो V1 या तो V5। कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि यदि फर्स्ट पर्सन हो तो वहाँ पर हमें V1 ही यूज करना है, यानी आई और V हो तो V1 ही यूज करना है, तो हम V1 यूज करेंगे। पढ़ाना का क्या होता है, टीच, तो मैंने लिख दिया टीच, ये V1 है। और क्या पढ़ाता हूँ, तो अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, ऑब्जेक्ट ही लिखना है, तो आई टीच इंग्लिश। बहुत ही आसान है, सिंपल प्रेजेंट टेंस,
सिंपल प्रेजेंट टेंस के पूरा टेंस ही बिल्कुल आसान है, आप बिल्कुल समझ के देखिए एक बार, इतना आसान कि इससे आसान कुछ है ही नहीं इंग्लिश में। वह किताब पढ़ता है, वह किताब पढ़ता है, वह किताब पढ़ता है। अब जरा ये देखते हैं, जो मैंने एग्जाम्पल लिखा वह किताब पढ़ता है, इसमें हम बात करें कि ये किस टेंस में है। सबसे पहले लास्ट में देखेंगे क्या है, लास्ट में ता है, क्योंकि हमें पता चलता है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। और जब सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो हमें कैसे बनाना है, तो हम पहले देखेंगे कि नॉट है, नहीं है, इंट्रोगेटिव है, नहीं है तो इसमें बनाना है। बनाना सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट ही लिखते हैं, वह का पढ़ता है ना, पढ़ती है होता तो सी होता, तो ही। पढ़ना का रीड होता है, रीड। अब V1 होगा V5 होगा, क्योंकि दोनों में से कोई एक यूज करना हमको। तो हमने बताया कुछ देर पहले कि जब क्या हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यानी कि ही सी इट ये सब लगा रहे तो हमें पांचवा रूप लिखना है, यानी कि इसे लगा दें, ही रीड्स अ बुक, वह किताब पढ़ता है। तो बिल्कुल ही आसान है, आप बिल्कुल आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो ये अफर्मेटिव का मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिखाया, ये जो भी दो एग्जाम्पल थे मैंने आपको अफर्मेटिव के दिखाए। अब मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ नेगेटिव और इंटीग्रेटिव का। मैं और ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं चाहता नहीं कि वीडियो लंबा हो, ऐसे भी पहले से बहुत लंबा हो चुका है, ठीक ना, बहुत लंबा हो चुका है। और ये पहला वीडियो है, आपको बहुत चीज़ें समझानी थी इसलिए इतना लंबा हो चुका है। आगे से वीडियो इतना लंबा नहीं होगा, छोटा होगा, आपको समझने में बिल्कुल आसानी होगी। चलिए मैं अब आता हूँ नेगेटिव। अफर्मेटिव मैंने हम लोगों ने समझ लिया, अब हम आते हैं नेगेटिव पे। नेगेटिव में क्या होता है कि जैसे वह कहानी नहीं लिखता है, वह कहानी नहीं लिखता है। मैंने एग्जाम्पल दिया कि वह कहानी नहीं लिखता है, तो वह कहानी नहीं लिखता है। चलिए यहाँ पर जैसे लिखती कर लेते हैं, देखते हैं हमको क्या होता है। वह कहानी नहीं लिखती है तो क्या होगा, तो क्या होगा यहाँ पर, वह कहानी नहीं लिखती है। तो सबसे पहले कि आप क्या देखेंगे कि लास्ट में देखें क्या है, लास्ट में टी है, यानी कि हमें तो ये पता चल गया कि वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, पता चल गया ना। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तब बनाना है, तब इसके अनुसार बनाएंगे, इसके अनुसार कि इसके अनुसार। तो मैं देखेंगे इसमें क्या लगा, क्वेश्चन मार्क तो है नहीं, तो यानी कि ये तो होगा नहीं, तो क्या होगा, नॉट लगा है, नहीं लगा है, तो यानी कि ये निगेटिव होगा। और जब निगेटिव होगा तो हम लोग निगेटिव के रूल पर बनाएंगे। तो निगेटिव का रूल क्या कहता है, तो कहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट है वह, लेकिन लिखती है यानी कि लड़की है तो सी के साथ। अब जाते हैं, हमें इसके बाद क्या लिखना है, डू या डज लिखना है ना, ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है। मैं रूल के साथ साथ इसलिए लेकर चल रहा हूँ, मैं आपको दिखा सकूँ, एकदम आपको क्लियर हो जाए, डाउट ना रहे आपके मन में कोई भी। यानी कि डू या डज हमको लिखना है। तो आप कहिएगा डू या लिखेंगे डज लिखें, क्या लिखें, तो हमने आपको पहले बताया कि जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो, ये तो आता है ना थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में, तो यहाँ पर क्या होगा, पांचवा रूप होगा, यानी कि हम लोग डज से लिखेंगे नॉट, फिर V1 लिखना है तो राइट लिखना का, और कहानी तो अ स्टोरी, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सी डज नॉट को एक साथ लिख देते हैं, डजंट राइट अ स्टोरी, सी डजंट राइट अ स्टोरी। ठीक है, बिल्कुल ही आसान है, कोई कठिन नहीं इसमें। वह कहानी नहीं लिखती है मतलब क्या हुआ, सी डज नॉट राइट अ स्टोरी, हमने लिख लिया। जो टेंस पहले हम टेंस पहचानेंगे, फिर वाक्य पहचानेंगे, निगेटिव है, अफर्मेटिव है, इंट्रोगेटिव है, और उसके बाद जो आप मेरे सामने स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, बनावट कैसे बनाना है वो सब आपके सामने लिखा गया है। बिल्कुल ईजी आसानी से बना सकते हैं, कोई कठिनाई वाली बात ही नहीं इसमें। ठीक है, चलिए तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब इंट्रोगेटिव वाला देखते हैं कि इंट्रोगेटिव में वाक्यों को हम लोग कैसे बनाएंगे। जब इंट्रोगेटिव वाक्य होंगे, जैसे मैंने बोला कि इसमें दो तरह का वाक्य, एक वाक्य मैंने आपसे लिखता हूँ, क्या
क्या हम लोग फुटबॉल खेलते हैं? क्या हम लोग फुटबॉल खेलते हैं? और साथ ही साथ मैं दूसरा एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। वे लोग काम क्यों करते हैं? वे लोग काम क्यों करते हैं? देखिए, मैंने दो एग्जाम्पल इसलिए लिखा है कि मैं आपको क्लियर कर सकूं, क्योंकि यहाँ पर दो तरह के हमारे सामने रूल थे यहाँ पर, थे ना, तो मैं आपको बता सकूँ कब कौन सा आपको इस्तेमाल करना है। तो मैंने उस समय बताया था जब मैं ये लिख रहा था कि इसमें दो तरह के वाक्य होते हैं। एक ऐसा होता है कि जब जो प्रश्नवाचक वाक्य होता है, शब्द होता है, वो वाक्य के शुरू में आता है। जैसे कि यहाँ देखिए, तो क्या जो प्रश्नवाचक शब्द है वो वाक्य के शुरू में आया है, और जब वाक्य के शुरू में आया है तो क्या होगा, तो हम बोले कि इस तरीके से बनाना है। और जब वाक्य के बीच में आए, यहाँ देखिए, आप शुरू में नहीं आया, यहाँ पर वाक्य के बीच में आ गया, कहीं ना कहीं वाक्य के अंदर आ गया। बीच का मतलब जरूरी नहीं है कि एकदम ठीक बीच में आप देखिएगा, यानी कि वाक्य के अंदर आ गया, शुरू में नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से बनाएंगे। तो आइए बना के देख लेते हैं, और उसके बाद वीडियो को समाप्त करते हैं, बहुत लंबा हम लोग जा रहे हैं। तो यानी जब इसको बनाना होगा तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखना है, डू या डज लिखना है। डू या डज लिखना है हमको, डू या डज लिखना है। तो अब ज़रा बताइए कि यहाँ पर डू होगा कि डज होगा। ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, पहले टेंस तो पहचान ही लेंगे, ते हैं, ता है, ती है, ते हैं, टेंस तो पहचान ही लिए। अब डू या होगा कि डज होगा, तो पहले देखें ये क्या है, ये हम लोग, यानी कि वी किस में आता है, तो हम कहेंगे कि ये तो फर्स्ट पर्सन में आता है, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर है, तो फर्स्ट पर्सन के साथ क्या होता है, तो डू होता है। तो हम लिख देंगे डू, क्या लिख देंगे, डू। और हम लोग का वी, और उसके बाद वर्ब लिखना है ना, V1 लिखना है, V1 हो जाएगा प्ले, और उसके बाद फुटबॉल का फुटबॉल। ये कितना आसान है, डू वी प्ले फुटबॉल, क्या हम लोग फुटबॉल खेलते हैं, डू वी प्ले फुटबॉल। ठीक, इसको अगर बनाना होगा तो बीच में जब आ गया WH वाला शब्द, WH वर्ड यही है, प्रश्नसूचक शब्द, तो WH वर्ड तो सबसे पहले क्या करना है, WH वर्ड लिखना है। यानी क्यों का क्या होता है, तो हम कहेंगे क्यों का होता है वाई, पहले लिखते हैं वाई के साथ बाद क्या लिखना है, तो डू या डज। तो यहाँ पर क्या है, वे लोग है, वे लोग होता है थर्ड पर्सन का प्लूरल में, तो थर्ड पर्सन का प्लूरल होगा तो क्या होता है, डू होता है। तो लिख देते हैं डू, वाई डू हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट दे, वाई डू दे, और काम करना का वर्क, और ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर है नहीं, तो इसलिए ऑब्जेक्ट को नहीं लिखेंगे। तो बहुत ही आसान है, आप बिल्कुल आसानी से इसको समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक, आगे एक चीज़ और बच गया, मैंने 1 2 3 4 चीज़ बता दी, आपको एक चीज़ नहीं बताया मैंने, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। मैं उसको भी एक एग्जाम्पल देकर उसको भी मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपको कोई समस्या ना रहे आज के इस वीडियो में। आगे मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँगा, लेकिन आपको भी हमारे लिए कुछ करना होगा, हमारे चैनल को सपोर्ट करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को शेयर करना होगा, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। ठीक ना, तो आप हमारा साथ दीजिए, हम आपका विकास कर देंगे, यानी कि आपका साथ आपका विकास, ये हमारा लॉजिक है भाई। आपका साथ रहेगा तो आपका विकास रहेगा, नहीं तो फिर क्या, मैं अपने घर पे या आप अपने घर पे। चलिए आइए देखते हैं एग्जाम्पल। बातें बनाना टाइम लॉस होगा ना, बात नहीं बनाएंगे ज़्यादा। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। लास्ट हमारा जो ये वाला बचा हुआ था, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, जैसे क्या वह स्कूल नहीं जाती है, मैंने लिख दिया क्या वह स्कूल नहीं जाती है। एक और लिख लेते हैं कि हम लोग
फुटबॉल क्यों नहीं खेलते हैं? हम लोग फुटबॉल क्यों नहीं खेलते हैं? चलिए मैं 2 एग्जाम्पल लिखा और आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, आप लोग समझिएगा। देखिए अब इसमें क्या हुआ कि हमने देखा कि क्या भी लग गया और नहीं भी लग गया, यानी कि क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन मार्क लग गया, यानी क्वेश्चन भी है और निगेटिव भी है, यानी दोनों है, इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव दोनों है। और जब दोनों हो तो क्या करना है भाई? पहले तो सबसे पहले चीज़ कि डू या डज लगाना है, तो लिख देते हैं डू लगाएंगे डज लगाएं, भाई डज लगाते हैं क्योंकि वह है ना, तो जाती है तो डज सी, फिर क्या बोले डू या डज लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, फिर नॉट लिखना है, तो नॉट लिख दो। फिर कहाँ जाना है? जाना है, तो गो, कहाँ? स्कूल, तो टू लगा कर स्कूल लिख दो। गो के बाद हमेशा टू आता है, ये ध्यान रखना है, गो के बाद हमेशा टू आता है। डज सी नॉट गो टू स्कूल, हो गया। अब एक चीज़ और बताते हैं कि इसमें कि नॉट को आप पहले भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ ऐसे लिखना होगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं डजंट सी गो टू स्कूल। सिर्फ नॉट का जगह चेंज होगा, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा, सिर्फ नॉट का जगह यहाँ पर हमको चेंज करना है। आप देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पर कि सिर्फ नॉट का जगह चेंज हुआ, नॉट चला गया वहाँ पर और डजंट बन गया। हम यहाँ पर इसको अलग करके नहीं लिख सकते हैं, यानी कि कहें कि मतलब कि यहाँ पर अगर चाहें कि हम लोग डज नॉट लिख दे, डज नॉट सी, तो ऐसा लिखना ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ये गलत है, ये ध्यान रखना है। इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, जब भी लिखना होता है ऐसे ही लिखेंगे। जब नॉट को हम लोग पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट के पहले जब लिखेंगे तो हमेशा ऐसे ही लिखेंगे, ऐसे हम लोग नहीं लिखेंगे, ये गलत होता है। ठीक, लास्ट एग्जाम्पल, इसके बाद मैं एक भी एग्जाम्पल नहीं बताऊँगा, ठीक ना। इसको देख लेते हैं, हम लोग फुटबॉल क्यों नहीं खेलते हैं? तो सबसे पहले क्या बताया कि आपको लिखना है ऐसे वाक्य में WH वर्ड को लिखना है, बताया मैंने ना। यहाँ पर देखिए WH वर्ड को सबसे पहले लिखना है, तो सबसे पहले लिखते हैं तो WH वर्ड वाई, उसके बाद क्या करना है डू या डज। तो यहाँ पर हम लोग है, हम लोग रहता है हमारा फर्स्ट पर्सन में डू लिख दें, तो फिर सब्जेक्ट लिखेंगे ना। फिर इसमें क्या है नॉट सर अपन बताए नहीं, अरे कोई बात नहीं भाई, बिल्कुल सेम टू सेम यही होता है। तो नॉट सब्जेक्ट के बाद, तो नॉट सब्जेक्ट के बाद क्या नहीं करना भाई, तो प्ले, क्या तो फुटबॉल लिख देते हैं, प्ले फुटबॉल, हो गया। अब कहेंगे सर नॉट को इसमें पर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब उसमें लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, तो यहाँ पर क्यों नहीं लिख सकते हैं? वही तो है, आप यहाँ पर लिखिए, तो वाई डोंट वी प्ले फुटबॉल। बस यही चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आप लोग लिख सकते हैं पहले, लेकिन आप जब भी लिखेंगे तो साथ में जोड़ कर लिखेंगे, अलग अलग नहीं लिखेंगे। अलग अलग लिखिएगा तो वो आपका जो अनुवाद होगा, ट्रांसलेशन होगा, वो गलत हो जाएगा। तो दोस्तों, भाइयों बहनों, जो भी है, ये पहला वीडियो था मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, हमारे कमेंट, अगर आपको प्रॉब्लम है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अच्छा लगा तो भी कमेंट करें, अच्छा लगा, वेरी गुड, वेरी बैड, जो भी लगा आपको, आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, आपके लिए बिल्कुल छूट रहेगी इसकी। शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको पता कि आपको ये सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, आपको एग्जाम्पल्स बनाने पड़ेंगे, और आप एग्जाम्पल बनाने के लिए आप लोग कुछ बुक्स का सहारा ले सकते हैं। फिलहाल में आप अगर कोई खास नहीं, आप सिर्फ ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन आप लोग बनाते हैं, मैं नाम भी लिख देता हूँ, ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन, इससे आप जाकर अनुवाद बना सकते हैं, ट्रांसलेशन बना सकते हैं, हिंदी टू इंग्लिश कर सकते हैं। किताब आप लोग बिल्कुल देख सकते हैं, यही किताब है। ठीक, आप लोग इस किताब से जाकर एग्जाम्पल बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने आप को इंग्लिश में और बेहतर बना सकते हैं। ठीक ना, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।